ठीक। तो अब हम लोग को बात करनी है कौन सी, हम लोग को बात करनी है कंसेशनल रेट की, किसकी, सॉरी कैंसिल करें, स्पेशल रेट की, स्पेशल रेट। ठीक, स्पेशल रेट, स्पेशल रेट तुम्हारे कौन कौन से थे तुम्हारे, एक था 0.1% का था, 1% का था, 1.5% का था, 7.5% का था, जिसमें से हमने ये कवर कर लिया है। 0.1% किस पे मिलता है हमारा, एक्सपोर्ट में मिलता है, एक्सपोर्ट में नहीं मिलता है, परचेज गुड्स पे मिलता है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस ना, इसके लिए मिलता है हम लोग को ना। अब हम लोग को जो है 1% के बारे में बात करते हैं। 1% किस पे दिया जाता है, 1% जो जीएसटी का रेट होता है, स्पेशल रेट जो होता है, वो दिया जाता है तुम्हारा कंपोजिशन डीलर को। अब पूछोगे सर ये कंपोजिशन डीलर क्या है, ये पूरा पूरा चैप्टर है कंपोजिशन डीलर का। इसको अगर शॉर्ट में कवर करेंगे तो हम बताते हैं क्या होता है कंपोजिशन। अगर कोई इंसान, और कुछ लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स याद रखना, कंपोजिशन डीलर की कुछ लिमिट्स होती हैं, अगर वो उसके अंदर लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत 1%, ओनली 1% टैक्स पेड कर सकता है खाली। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो चैप्टर है पूरा। कंपोजिशन जो है डीलर जो होते हैं वो आते हैं तुम्हारे किसके अंदर, वो आते हैं कंपोजिशन डीलर तुम्हारे आते हैं सेक्शन 10 के अंदर आते हैं जीएसटी में। किसमें आते हैं तुम्हारे, सेक्शन 10 में। और ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है कंपोजिशन डीलर का। अब तो इन शॉर्ट यूँ समझ लो, कोई इंसान का बिजनेस छोटा है और वो नहीं चाहता है ज़्यादा लभेड़े पड़ना, ज़्यादा उसको जो है ध्यान नहीं करना है, सीधा कहता है 1% का जो है कंपोजिशन डीलर बन जाएगा। वो सीधे जो भी माल बनाएगा उस पे 1% जीएसटी पे कर देगा, अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा बस। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं होता है। आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता अगर वो कंपोजिशन डीलर के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी शराइत होती है तब वो कंपोजिशन डीलर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, वरना कंपोजिशन डीलर में वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कंपोजिशन डीलर तो 1% का तुम्हारा रेट आता है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है 1.5 और 7.5 का रेट है। इनके लिए ये जो होती हैं ये किस में काम करते हैं, 1.5 और 7.5 ये काम करते हैं तुम्हारे रियल इस्टेट में। किस में काम करते हैं तुम्हारे, वो रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट जानते हो बच्चों क्या होता है रियल इस्टेट, मार्जिन? अरे ज़मीनों का जो लोग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बेचते हैं, जैसे ये बिल्डिंग बेच रहे बढ़िया बना, करोड़पति हो जाते हैं लोग, ठेकेदार यार। अरे अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ बता दी। रियल इस्टेट ज़मीन जायदाद की बात हो रही, जो लोग बना के डेवलप करके देते हैं, डेवलपर्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे रियल इस्टेट, यानी कि आज हम इन दोनों रेट के बारे में बात करेंगे। 1% का रेट हम लोग आगे चैप्टर में कवर करेंगे, बहुत बड़ा है, इतना समझ लो। 1% जो होता है कंपोजिशन डीलर के लिए होता है, ठीक है। तो इसके एक पूरा सेगमेंट है, इसके पूरे बहुत सारे सेक्शन हैं, इनके बहुत सारे कंडीशंस हैं, उनके टर्म्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसको अभी नहीं कवर कर सकते शॉर्ट में। तो हम लोग को शॉर्ट में कवर करना है भी रियल इस्टेट 1.5 और 7.5% स्पेशल रेट कवर करना है हम लोग को। तो अब देखो ये किसके लिए काम करता है तुम्हारा, जो इंसान धंधा कर रहा है किसका, रियल इस्टेट का, उसको जो है स्पेशल रेट में रखा गया, क्योंकि ये क्या है, सर्विस है। ये क्या है, एक सर्विस है। तो देखो रियल इस्टेट में दो टाइप का होता है, एक होता है अफोर्डेबल, अफोर्डेबल हाउसिंग। क्या होता है, एक तुम्हारा अफोर्डेबल हाउसिंग, तुमने सुना होगा अफोर्डेबल हाउसिंग। सर वो प्लान लाए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग का, तुम कभी जब बड़े हो जाओगे पैसा कमाओगे तो सर बहुत, अरे सर अफोर्डेबल हाउसिंग आई है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल मतलब होता है हर आदमी से क्या कर सकता है, खरीद सकता है अफोर्डेबल हाउसेज। तो अफोर्डेबल हाउसेज वो भी किसके लिए होने चाहिए, अफोर्डेबल हाउसेज, अफोर्डेबल हाउसेज किसके लिए होने चाहिए, किस यूज़ के लिए, तुम्हारे डोमेस्टिक, काहे के लिए, डोमेस्टिक अफोर्डेबल हाउसिंग। मैं बता दे, अभी यूपी रेरा ने एक एक्ट निकाला है कि जितने भी रियल इस्टेट वाले हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लान देना पड़ेगा। इसीलिए शालीमार है, इस सब में जब इन लोगों का प्लान निकल कर ढूंढा करो अफोर्डेबल हाउसिंग, भाई बहुत सस्ते मिल जाते, 15-15 लाख के तो मिल जाएंगे शालीमार में, 15 लाख 20 लाख 25 लाख के मिल जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा सबको रहने का अधिकार है।
आप इतनी बड़ी सोसाइटी बना रहे हो, उसमें कहीं गरीब रखेंगे नहीं, तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लान रखा गया, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का, लेकिन एक बात है, इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का एक क्राइटेरिया बनाया गया। वो क्या बताया गया? 60 स्क्वायर मीटर। तुम लोग को बता दें, हम इसलिए कह रहे हैं, तुम लोगों ने पारा योजना याद होगा, पारा योजना, पारा इनके लिए बनी, अफोर्डेबल हाउसिंग है तुम्हें पूरी। वो दो ही सेगमेंट में, 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब हुआ 645 स्क्वायर फीट का और 968 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर भी, हम लोग लखनऊ में, तो हम लोग स्क्वायर फीट की बात करते हैं। हम लोग जब भी घर लेने आते हैं, हम लोग गज और जो है वो क्या कहते हैं, वो गांव में बोलते हैं उसको बीघा, ये सब में नहीं बिलीव करते। हम लोग कहते हैं भाई स्क्वायर फीट बताओ कितना होगा, दिमाग में आता है हाँ 1000 स्क्वायर फीट, समझ में आ गया कितना बड़ा घर होगा, तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर बीघा की बात करो, हम लोग दिमाग में आता ही नहीं, कि हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते कभी बीघे की। छोटे आदमी छोटी बात करते हैं स्क्वायर फीट पे, कितना 200 स्क्वायर फीट, अरे ठीक है, दुकान ली 200 स्क्वायर फीट, अरे बहुत बड़ी दुकान होगी। अब मेडिसिन मार्केट में किसी की 200 स्क्वायर फीट की दुकान हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अमीनाबाद जैसी जगह पे करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी हो गई 200 रुपए की, और इससे ज़्यादा बॉम्बे में बात करें, दिल्ली में बात करें, उससे महंगी ज़मीन हो जाएगी। तो खोली बोलते हैं उन लोग, तो क्या है, खोली है, अरे अपन की खोली है, खोली। तो मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर को ही सिर्फ क्या बोलेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में रखा गया, कि हर आदमी इसको क्या कर सकता है, इतने घर को परचेज कर सकता है, इतने में एक इंसान अपनी ज़िंदगी काट सकता है। हम दो और हमारे दो वाले नहीं, हम दो और आने दो, हम दो और हमारे दो। एक होता है हम दो हमारे दो, एक होता है हम दो आने दो, ख़त्म। ठीक है, गवर्नमेंट भी कहती है हमारी दो, क्या था, 2 बच्चे सुखी परिवार। अरे पंचायत में क्या बोलते हैं, 2 बच्चे मीठी बस 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 अदर कमर्शियल ना, अदर कमर्शियल मतलब ये है अफोर्डेबल हाउसिंग डोमेस्टिक के लिए। और उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, कमर्शियल्स होते हैं तुम्हारे। तुम कभी भी देखना फ्लैट रेट लोगे तो कहते हैं सर कैसे चाहिए आपको, डोमेस्टिक की कमर्शियल, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री अलग अलग होती है भाई। कमर्शियल बहुत महंगे रेट होते हैं रजिस्ट्री के, कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक का रेट, कभी घर की रजिस्ट्री कराओगे तो अलग हो गया, अगर तुम दुकान की रजिस्ट्री कराने जाओगे तो वो इसमें नहीं रजिस्टर करेगा तुम्हें, उसे हाउसिंग नहीं बोलेंगे, उसे कमर्शियल बोलेंगे। इसीलिए एलडीए वाले देखो सीज कर जाते हैं, नक्शा पास कराओ डोमेस्टिक और नीचे खोल दे रहे हो दुकानें। एलडीए तो कह रहा है आपने हाउसिंग जो आपने नक्शा पास कराया, मानचित्र पास कराया, वो आपने क्या दिखाया है, डोमेस्टिक। और पहली बात तो 900 स्क्वायर फीट के अंदर आपको पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने, लेकिन डोमेस्टिक हो, वो कमर्शियल होगा तो कहेगी, कमर्शियल में स्क्वायर मीटर मायने नहीं रखता है, भले वो इतने सा भी प्लाट होगा, अगर कमर्शियल है वो, तो उसकी जो हो, उसको जो है रजिस्ट्री कमर्शियल फ्लैट के अंदर करानी पड़ेगी। ये नहीं कह रहे सर हमारा 900 स्क्वायर फीट के अंदर है। एक बात और बता दें, नॉर्म्स में, एलडीए के नॉर्म्स है, 900 स्क्वायर फीट के अंदर हो, 900,000 के अंदर हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है नक्शा पास करने। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का है तो वो अवेलेबल है, क्योंकि डोमेस्टिक में आ गया। लेकिन अगर कमर्शियल से, कमर्शियल में यूज़ कर रहे हो तो कमर्शियल में स्क्वायर मीटर से मैटर नहीं करता। अगर वो कमर्शियल लिख दिया तुमने, उसके ऊपर कमर्शियल है, शटर लगा दिया, तो कमर्शियल माना जाएगा वो तुम्हारा, क्योंकि तुम उसमें बिजनेस करोगे और उसके लिए आपको अलग रेट पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग, उनका जो रेट बनाया गया है, कितना रखा गया है, कितना होगा बताओ तुम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग का? 1.5%। और जितने भी हमारे अदर कमर्शियल में कितना रखा गया है, अदर्स कमर्शियल में, कमर्शियल जितने भी प्लाट होंगे तुम्हारे कमर्शियल के, अगर वो बना के दे रहा है प्लान, तो कितना 7.5। लेकिन बच्चों ये चीज़ याद रखना कि ज़मीन नहीं बेच रहा, वो सर्विस बेच रहा है। तुमने पता होना चाहिए, जितने भी शालीमार हैं या जो भी तुम्हारा रोहतास हैं, इन लोग बिल्डिंग बेचने से पहले उसका नक्शा पास करा के सबसे फ्लैट पैसे दे, सर ये देखिए बनने वाला है, मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है, बेच रहे हैं। और ज़मीन में कहीं नहीं, वो आपको वहाँ पर मिलेगा, बना नहीं रहे तो उतनी ऊपर पे आपका मकान रहेगा। मतलब वो नक्शा, वो बना ना हो, बनने के बाद अगर बेचेगा तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं रहेगा, क्योंकि लैंड क्या है जीएसटी के दायरे से,
लैंड बिल्डिंग पढ़ा होगा तुमने सेगमेंट। शेड्यूल, शेड्यूल कौन सा रहेगा? शेड्यूल थर्ड, बिल्कुल सही जवाब। शेड्यूल थर्ड में क्या बताया गया था कि लैंड बिल्डिंग पे कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर कोई लैंड बिल्डिंग बनने से पहले कोई बेच रहा है, कि हमने बता रहे कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट बनने के बाद जीएसटी नहीं है लेकिन बनने से पहले है, उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। समझ में आया नहीं? तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सप्लाई सर्विस। कमर्शियल पे कितना पड़ेगा तुम्हारा? 7.5% पड़ेगा। और यहाँ पे स्क्वायर मीटर यानी कि स्क्वायर फीट पे कोई बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कमर्शियल है तो 7.5% देना पड़ेगा, लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट के बाद बेचोगे तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, तब ये कोई रेट मायने नहीं रखते। मतलब सेकंड ओनर की बात कर रहे हैं अगर, या तुम बनवाने के समय बन गया पूरा, उसके बाद तुम सर्टिफिकेशन भी ले लिया, उसके बाद भी नहीं बिक रहा, उसके बाद कई साल बाद जाके वो बिका, तब तो वो लैंड में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन बनने से पहले अगर तुम बेच रहे हो, जिसे बोलते हैं प्रपोज प्लान, हमने प्रस्तावित, जो तुम्हारा प्लान क्या बोलते हैं हिंदी में, हैं जो भी नाम हो, प्रपोज प्लान बोलते हैं, कहते दिखाते हैं बड़ा सा बुकलेट लिए, सर ये देखिए यहाँ प्लान बनेगा मेरा, ये बिल्डिंग रहेगी, आपको याला माला खाली, वो कहता मैप भी लिए होते हैं, ये इस फ्लोर पे इतने नंबर पे आपको मिलेगा। बना कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीन दिखा के बेच रहे हैं। तब उस समय की बात हो रही है, कंप्लीट सर्टिफिकेट कब मिलता है? मकान बनने के बाद। भाई आप घर का असेसमेंट कब करवा सकते हैं, या आप वो कब कराएंगे? हम लोग के यहाँ जो असेसमेंट होता है या हाउस टैक्स कब आता है बताओ? अच्छा, उसका जब घर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये घर में मीटर कब लगता है बताओ? अच्छा, जब कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले नहीं लगा सकते, उससे पहले टीसी लेनी पड़ जाएगी तुमको। हम लोग खुद झेल रहे हैं इसी चीज़ को, इसलिए बता रहे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अदर कमर्शियल पे कितना कह रहा है तुम्हारा? अदर कमर्शियल पे 7.5% लगेगा तुम्हारा, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना, जो जीएसटी लगेगी भी इन सब के ऊपर, या रियल एस्टेट जो भी जीएसटी लगेगी, ओनली सिर्फ 2/3 पार्ट पे लगेगी बाबू, क्योंकि 1/3 क्या होती है? हमेशा उस लैंड की कॉस्ट होती है। तुम एक बात होगा, तुमने 10 लाख की ज़मीन ली है, 30 लाख लग जाएगा उसको कंप्लीट कराने में पूरा, क्योंकि 20 लाख क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। गलत कह रहे? अगर तुमने 10 लाख की ज़मीन ली है, उससे दुगना लगती क्या? बनवाई। जितने की ज़मीन होती है, लिख के दे रहे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, जितने की ज़मीन है उससे 2 गुना लगती है उसकी कॉस्ट बनवाने पर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कोई आदमी सोच ले 10 लाख ज़मीन ले लिया, ज़मीन तो ले ली है लेकिन बनवा कहाँ पाओगे? उतना ही रुपया दुगना लगाओ, जब वो क्या बनेगी? जब वो क्या बनेगी? बिल्डिंग बनेगी तुम्हारी। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट जो जीएसटी पड़ेगी वो कितने पार्ट में पड़ेगी? खाली 2/3, यानी कि 1/3 क्या माना जाएगा इसमें? 1/3 क्या होगी इसकी? 1/3 लैंड होगा, और 2/3 क्या होगा तुम्हारा? सर्विस। तो टैक्स किस पे लगाओगे तुम? इस पे तो लगती नहीं है। और बनने से पहले की बात कर रहे हैं हम, जो बिलिंग होगी 1/3 लैंड की कॉस्ट माइनस कर देगा उठा के, उसमें से जो भी बचेगा, जो 2/3 पर, उस पर सर्विस टैक्स लगा देगा उठा के। और कितने % लगाएगा वो सर्विस का? 7.5%। समझ में आया नहीं है? 18% नहीं मार सकता, आदमी मर जाएगा वरना। लेकिन सर्विस टैक्स कितना है हमारा? 18%। सर्विस टैक्स जनरल रेट पे कितना है तुम्हारा? 18% है। तो यहाँ कितना पड़ेगा तुम्हारा? चाहे वो अदर कमर्शियल हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, उन दोनों पे ही क्या लगेगा तुम्हारा? जो भी परसेंटेज लगेगा, लेकिन उसके जो भी कॉस्ट होगी, कॉस्ट का 2/3 पे खाली वो लगेगा। किसका? कॉस्ट का ना। क्या बोला उसने? कॉस्ट का। यहाँ इसको ऐसा अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस्ट का 1/3 लैंड होती है और 2/3 क्या होती है? सर्विस होती है। भाई बनवा रहा है तो सर्विस ही तो हुई इसकी ना। तो 2/3 पे क्या पड़ेगी तुम्हारी? ये तुम्हारी टैक्सेबल है अंडर द जीएसटी, और ये तुम्हारी क्या है? नॉन टैक्सेबल। करो उसको, एग्जाम तो नहीं कहेंगे, नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, समझ में आया नहीं है तो अच्छा, पक्का क्लियर हो गया? 1.5% समझ में आया, 7.5% समझ में आया, 1% समझ में आया, और 0.1% किस पे लगता है तुम्हारा? जो एक्सपोर्ट करते तब लगता तुम्हारा ना। नोट कर लो जल्दी फटाक से इसको।